हाय गाइस, हाउ आर यू। बेटा कल हमने पढ़ा था डैनियल सेल और इसके बारे में हमने ये सारी चीजें बताई थी आपको कि एक एनोड होता है, एक तरफ कैथोड होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। कैथोड पे हमने कॉपर लिया था डैनियल सेल के केस में और एनोड पे हमने जिंक लिया था। हमने ये बताया था कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो यहां से यहां बेटा करंट फ्लो करता है। ये चीज हमने बता दी थी। हमने बताया था जैसे जैसे टाइम गुजरता है, एज टाइम पासेस वेट ऑफ जिंक रोड डिक्रीजेस एंड वेट ऑफ कॉपर रोड इंक्रीजेस। वजह क्या थी? ऑक्सीडेशन की वजह से इसके अंदर डिसोसिएट होकर आ रहा है, जबकि कॉपर ज्यादा किस पे डिपॉजिट हो रहा है तो इसका वेट बढ़ेगा, इसका घटेगा। हमने एक चीज और बताई थी कि ये ऑक्सीडेशन हाफ है, ये रिडक्शन हाफ है। इसमें आयरन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है जबकि इसमें आयरन की कंसंट्रेशन घट रही है। वजह मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो मेरे से कांटेक्ट करें। अब इसमें जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम इस सेल को एक्सटर्नल सेल से जोड़ दें, एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़ दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इफेक्ट ये पड़ेगा बेटा कि अगर हम एक्सटर्नल पोटेंशियल से जोड़े, एक्सटर्नल से गुजारें और हम कहते हैं कि E external is less than E of the cell। जो इसका सेल पोटेंशियल है वो ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो सेल ऐसे ही काम करता रहेगा। अगर मैं कह दूं E external is equal to E cell, सेल वर्क नहीं करेगा क्योंकि टोटल पोटेंशियल कितना हो गया? 0 हो गया। और अगर मैं कह दूं कि E external is greater than E cell, उल्टा हो जाएगा। जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं उस डायरेक्शन में करंट चला जाएगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लग जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम एक्शनल पोटेंशियल क्रिएट करते हैं इसके अपोजिट में, तो अगर सेल का पोटेंशियल ज्यादा है तो ये ऐसे वर्क करता रहेगा। अगर एक्शनल पोटेंशियल ज्यादा है तो उल्टा शुरू हो जाएगा, और अगर दोनों बराबर हैं तो सेल वर्क नहीं करेगा, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 0। दूसरी चीज आपसे पूछा जाएगा व्हाट हैपन इफ देयर इज नो साल्ट ब्रिज। अगर साल्ट ब्रिज नहीं है तो क्या होगा? साल्ट ब्रिज नहीं है तो एक तो ये कनेक्ट नहीं होगा। दूसरा हम आपको बताएं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन, जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, आयरन के आयन Fe2 पॉजिटिव जो आयन है वो यहां इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई है। हमने कहा था साल्ट ब्रिज है न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, लेकिन अब क्योंकि Fe2 पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो गया, यहाँ पॉजिटिव ज्यादा इकट्ठा हो गया तो वो इन इलेक्ट्रॉन को उधर फ्लो नहीं करने देगा क्योंकि देयर विल बी ए अट्रैक्शन बिटवीन दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे तो सेल वर्क नहीं करेगा। दूसरे केस में मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन चले भी जाते हैं तो यहां देखिए हमने बताया था Cu2 पॉजिटिव यहां डिपॉजिट हो जाता है, तो Cu2 पॉजिटिव गया तो यहां SO4 2 नेगेटिव बचा, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, वो उसको रिपेल करके वापस भेज देगा और सेल वर्क नहीं करेगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और डेवलप होता है कि ये जो सेल है ये कुछ समय बाद डेड हो जाता है। द सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम। भाई बहुत ही ज्यादा समझने की चीज है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई द डैनियल सेल बिकम्स डेड आफ्टर सम टाइम। ये सेल डेड क्यों हो जाता है? वजह समझिएगा बेटा। अब देखो बेटा इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से है कि एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ज्यादा है और दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कम है। ये ज्यादा रिएक्टिव है जिंक तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये है इसका पोटेंशियल कम है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं इधर से और जो ये इलेक्ट्रॉन गए हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दैट पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, एक का पोटेंशियल ज्यादा है एक का पोटेंशियल कम है, तो इस वजह से इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस किस वजह से है? दैट इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ दिस एंड दिस। जब हम स्टार्ट करते हैं, जब एक सेल का सेटअप करते हैं तो इसकी कंसंट्रेशन लो रहती है, इसकी कंसंट्रेशन हाई रहती है।
तो जितना कंसंट्रेशन में डिफरेंस उतना ही क्या हो गया, पोटेंशियल में डिफरेंस हो गया। लेकिन बेटा जी इस चीज को ध्यान से समझना कि जैसे जैसे सेल प्रोग्रेस करती है, ये Fe2 पॉजिटिव आयन इसमें आ रहा है, तो Fe2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, कॉपर 2 पॉजिटिव उधर जा रहा है, उसकी कंसंट्रेशन घट रही है, तो आखिर में आपके पास एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा कैसे कि एक की तो क्या हो रही है, घट रही है, दूसरे की बढ़ रही है। एट इक्विलिब्रियम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू 0, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया है तो आप ये समझो कि सेल वर्क नहीं करेगा। आपसे पूछा जाए कि सेल भाई डेड क्यों हो जाती है, तो देयर विल बी सिंपल आंसर, because there is a potential difference between anode and cathode, that is because of change into the concentration, that is the difference between the concentration. But when cell works, concentration of Fe2 positive, sorry, zinc 2 positive ion increases and copper 2 positive ion decreases, और आखिर में आपके पास इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी, इनका पोटेंशियल का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो सेल वर्क नहीं करेगा। देखो मैंने कई जगह कंपटीशन में भी देखा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो हम जिंक 2 पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते तो पोटेंशियल बढ़ेगा या पोटेंशियल घटेगा, तो आप क्या कहोगे, अगर इधर की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो सिंपल सी बात है पोटेंशियल घटेगा, बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पोटेंशियल घटेगी, इसकी कंसंट्रेशन घटती है तो भी पोटेंशियल घटेगी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना चाहिए, इफ यू वांट्स ग्रेट पोटेंशियल then there should be decrease into the concentration of zinc 2 positive ion or increase into the concentration of Cu2 positive ion। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि what is the effect onto the potential of the cell if concentration of zinc 2 positive ion increases, you will say that is decrease into the potential। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोनों ही चीजें कि अगर एक्शनल से जोड़े तो क्या होगा, और अगर इनकी कंसंट्रेशन में हम चेंज करें तो क्या होगा। अब बेटा हमारे पास होता है EMF, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हमने कल भी जिक्र किया था आपसे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन स्टैंडर्ड कंडीशंस, इसको हमने E नोट से लिखा था। अब देखो बेटा जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है, इस सेल का जो पोटेंशियल है वो इन दोनों के इलेक्ट्रोड्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हम यहाँ पर E सेल लिखें तो E सेल क्या होगा, इसके पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल का सम मिलता है हमें। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं EMF क्या होता है, एक EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम थिंग है, लगभग सेम है। EMF is the difference into the potential of two electrodes, इन दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के डिफरेंस को, when there is no flow of current into the cell, अगर सेल में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, EMF of the cell, and potential difference that is also the potential difference between two electrodes। तो अगर इनमें डिफरेंस पूछा जाए तो उस केस में आप EMF के केस में ये कहते हैं ना कि ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, किस टाइम पे, जब उसके अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है, सेल के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा है। आपसे जैसे E सेल पूछा है तो हम कहते हैं कि भाई E नोट ऑफ किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस E नोट ऑफ रिडक्शन, अगर हम इन दोनों के पोटेंशियल को सम कर दें तो हमें सेल मिल जाता है, सेल का पूरे सेल का पोटेंशियल मिल रहा है। अब आपसे क्वेश्चन कई बार क्या पूछा जाएगा कि हमें तो भाई इस पूरे सेल के सेटअप की वजह से इन दोनों का सम मिल रहा है, हम इस अकेले का पता करना चाहें तो हमसे नहीं हो रहा है, क्यों, हमें तो इन दोनों का सम मिल रहा है, क्योंकि अकेली ऑक्सीडेशन हाफ या अकेली रिडक्शन हाफ से बात नहीं बन रही है, और अगर दोनों को कंबाइन हम कर देते हैं तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, हमें दोनों को कॉम्बिनेशन मिलता है। हमें अकेले इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं पता है, हमें अकेले इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं पता है, अगर हम ये पता करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी,
रेफरेंस इलेक्ट्रोड का मतलब है कि इसका अगर हम पता करना चाहें तो इस यहां हमें कुछ इलेक्ट्रोड लेनी पड़ेगी दूसरी वाली, उसके बारे में मैं अभी इस बात बता रहा हूं, दैट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखो अब मैं सिंपल वे में बता रहा हूं, ये दोनों ऐसे सेटअप है, हमारे पास दो व्यक्ति है, अब हमारे पास एक ए है और एक बी है, दोनों मिलके खाना खा रहे हैं, हमें नहीं पता ये कितनी रोटियां खाता है, ये कितनी चपाती लेता है, हमने इन दोनों को साथ बिठाया और इन दोनों ने 10 रोटियां खाई। अब हमें ये तो पता है कि दोनों मिलके 10 खाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ए कितनी खा रहा है, बी कितनी खा रहा है। अब ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने क्या किया कि इसका फास्ट रख दिया, हमने बी का फास्ट रख दिया, तो अब हमें एक का पता चल गया कि ए कितनी रोटियां खाएगा। हमने 10 रोटियां रखी और इनने मान लो 4 खाई, तो हमें पोटेंशियल का एक का पोटेंशियल पता चल गया कि वो 4 रोटियां खा सकता है। क्यों? क्योंकि बी ने तो खाई नहीं, दोनों ने मिलकर 4 खाई, लेकिन बी का तो फास्ट है, तो हमें किसका मिला, एक का मिल गया। इसी तरीके से हम इसका पता करना चाहते हैं, तो यहाँ हमें एक ऐसी इलेक्ट्रोड रखनी पड़ेगी जिसका फास्ट हो, जिसका फास्ट हो मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो, और ऐसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मानी हमने SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं NHE, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सेटअप करते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन। हमने यहां पर 1 मोलर HCl लिया है, 1 मोलर ले लिया हमने HCl, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हमने बताया था। 1 बार हमने प्रेशर लिया है, 1 बार प्रेशर लिया, 1 मोलर HCl लिया है, और 298 केल्विन हमने टेम्परेचर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन ली। हमने यहां पर एक इस तरीके से अरेंजमेंट किया, यहां प्लेटिनम फॉयल, यहां से हम हाइड्रोजन गैस सप्लाई करेंगे, प्लेटिनम फॉयल को किसी वायर से कनेक्ट कर दिया, ये बेटा हमारे पास है प्लेटिनम फॉयल। अब आप समझिएगा हमने ये क्यों लिया है। कई बार आपसे वर्क पूछ लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटिनम फॉयल इन SHE, यू विल से इट हेल्प्स इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, अगर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन देगा, इट मींस इट हेल्प्स इन इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जो IUPAC सिस्टम है उसने सिंपल सा किया कि जो E0 है हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना रहेगा, 0 क्रिएट कर दिया। कहने का मतलब जैसे हमने ए और बी के बारे में कहा था, बी का हमने फास्ट रख दिया, इसी तरीके से हमने हाइड्रोजन का क्या रख दिया, फास्ट रख दिया। जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब बेटा यहाँ पहुंचते हैं हम, सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो हमने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो दूसरी चीज, दो चीजें हैं कि हमने इसका क्यों ये किया, क्यों है हमने इसका अरेंजमेंट किस लिए किया है। इसका एक तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0, दूसरा इसका जो फायदेमंद है इट इज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज oxidizing as well as reducing agent। मतलब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। जैसे मैं कहूं कि अगर ये कैथोड पे है तो इसकी रिडक्शन होगी, तो कैथोड पे ये क्या करेगा, H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन एंड H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, इसकी रिडक्शन होगी। एट एनोड अगर मैं बात करूं एनोड की तो क्या होगा, H2 2H पॉजिटिव प्लस
यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिडक्शन का काम कर रहा है, यहाँ पर ये लूज कर रहा है, ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है। तो हमने हाइड्रोजन इसलिए लिया कि इसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और इसकी रिडक्शन भी हो सकती है। अब देखो, अगर हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक, कैलकुलेशन ऑफ ई नोट ऑफ जिंक, अगर बेटा हमें मान लो जिंक का कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे हमने जिंक की जगह तो जिंक ही रख दिया, और जहां कॉपर था डैनियल सेल में हमने वहां पर हाइड्रोजन रख दिया, SH रख दिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड रख दिया। हम इसको मिटाएंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, SH बना देंगे, सेम अरेंजमेंट रहेगा। अब हम सेल देखेंगे, एक्सपेरिमेंटली सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ई नोट ऑफ सेल जो आएगा, ई नोट ऑफ सेल जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, 0.76 वोल्ट। अब देखो इन दोनों का मिलके 0.76 वोल्ट आया बेटा, लेकिन आप इस चीज को समझो कि हमें तो पता है इसका तो जीरो है, टोटल 0.76, जो टोटल होगा वो इसका होगा, क्योंकि इसका तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ही नहीं। समझ रहे हो इस चीज को? तो हम क्या कहेंगे कि इस केस में ये जो है ये ई नोट ऑक्सीडेशन है किसका, जिंक का, कितना 0.76 वोल्ट। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये जिंक की क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले, फिर हमें पता चला क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बट we write all the electrode potential in reduction potential। इस चीज को ध्यान रखना कि ई नोट जो ऑक्सीडेशन है दैट इज इक्वल टू माइनस ई नोट ऑफ रिडक्शन, ये एक दूसरे के अपोजिट साइन है, तो हम अपोजिट में लिख देंगे इसको। अब देखो बेटा, अगर हम यहां से पता करना चाहते हैं, हम यहां से पता करना चाहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का, क्योंकि हमारे पास जो आया है वो क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम ई नोट रिडक्शन पता करना चाहते हैं किसका, जिंक का, मतलब हम ऐसे लिखते हैं जिंक टू पॉजिटिव जिंक, ये रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, साइन चेंज कर देंगे, माइनस 0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके को, इस प्लान को फॉलो करके और हमने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोड, सारी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको यहां से बता रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अब ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लो हमें कॉपर का पता करना है तो कॉपर ये है, यहाँ पर हमने कॉपर रख लिया, तो इस टाइम पे हम SH को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे क्योंकि कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ रख दिया, तो जिंक, इसको SH को हम कहाँ रखेंगे, जिंक की जगह रख देंगे, यहाँ जहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर जो SH है उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो हम जो पूरा ई नोट ऑफ सेल देखेंगे एक्सपेरिमेंटली है बेटा, ये हम वैसे डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एक्सपेरिमेंटली हमने पता किया तो ई नोट ऑफ सेल आया 0.34 वोल्ट, ये पूरे सेल का आया। लेकिन हमें पता है कि SH का तो क्या है, जीरो है, तो जो हमें मिला वो किसका मिला, कॉपर का मिला, तो ई नोट कॉपर Cu2 पॉजिटिव Cu। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कॉपर की इस केस में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो ये हमें डायरेक्ट ही इसका क्या मिल रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। दिस टाइम वी नीड नॉट टू चेंज द साइन बिकॉज वी राइट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन रिडक्शन पोटेंशियल, और कॉपर की ऑलरेडी क्या हो रही है, रिडक्शन पोटेंशियल हो रही है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 0.34 वोल्ट। ठीक है बेटा। यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मैं आपको बताता हूँ। हमने सभी इलेक्ट्रोड्स को इस तरह से रख के रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ
और हमने सबका पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया और उसको एक सीरीज में लिख दिया, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कहने का मतलब जैसे हमने जिंक का पता कर लिया, फिर हमने कॉपर का पता कर लिया, फिर हमने सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया, उसको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में लिखा और इंक्रीजिंग वे में लिख दिया, तो उसको हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बेटा इस यूनिट के स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा था और इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने लोड डिस्चार्ज पोटेंशियल का यूज किया था, लोड डिस्चार्ज पोटेंशियल का किया था, और दूसरा हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताया था, जिसका ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रोड पे अटैक करेगा, ये बताया था। तो उसके लिए मैंने एक सीरीज लिखी थी, उस सीरीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं, लेके बेटा सारा कैश ना मांग अल्टो। बहुत बढ़िया तरीका है बेटा याद रखने का, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, आसानी से आप उसको यूज कर सकते हो। लेके बेटा सारा कैश ना मांग अल्टो, मैंने जिंदगी में क्रेटा फरारी कदे कोनी खरीदी। और इसके बाद हमने हाइड्रोजन लिख दिया जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0 है। अब ये जो हाइड्रोजन से ऊपर है सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है और सबका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसको इंक्रीजिंग वे में लिख दिया। जो सीरीज है वो कैसी है बेटा, इंक्रीजिंग वे में। यहां से यहां हम चले सीरीज तो क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इंक्रीज होता जा रहा है, यहां आके 0, नेगेटिव से और 0 आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। जो इसके नीचे की सीरीज है वो मैं यहां लिख देता हूं, मेनली हम लेते हैं कॉपर है, सिल्वर है, और लास्ट में हम फ्लोरीन हैलोजन लेते हैं। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये कैसा है, पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर आपसे पूछी जाए तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा बताएंगे कि हमने क्या किया कि सभी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके पता कर लिया और उसको रिडक्शन पोटेंशियल वे में और इंक्रीजिंग वे में लिख दिया और नाम क्या दे दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इट मींस दिस सीरीज इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब ये सीरीज जो हमने बनाई इसके क्या फायदे हुए, हमने इसका यूज कहां किया, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके फायदे क्या हुए। तो पहला जो फायदा हुआ, प्रिडिक्शन ऑफ रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा इस सीरीज को देखते ही हम बता सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। बेटा हमने शुरू में पढ़ा था, आपको बताया भी था कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट जो ऑक्सीडेशन कराता है। तो ऑक्सीडेशन कौन कराता है, देखो मैं आपको अभी समझा रहा हूं। जैसे हमारे पास ये है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है, जो गेन करता है उसकी रिडक्शन हुई है। तो मैं कहता हूं कि जिंक की क्या हो गई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गई, कॉपर की यहाँ पर क्या हुई है, रिडक्शन हुई है। अब जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, मतलब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो ये लूज इलेक्ट्रॉन गेन किसने किए, कॉपर ने। ये इसे इलेक्ट्रॉन लूज किसने कराए, कॉपर ने कराए। तो ये एक ऐसा एजेंट है जिसने जिंक की ऑक्सीडेशन कराई है। तो
इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जिसकी रिडक्शन हुई है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं। इट मींस इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से जो जिंक है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है लेकिन इसने रिडक्शन की है किसकी, कॉपर की, क्योंकि जिंक ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं तो ही तो कॉपर ने एक्सेप्ट किए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिंक की वजह से कॉपर की क्या हुई है, रिडक्शन। तो ये एक ऐसा एजेंट है जिसने इसकी क्या कराई है, रिडक्शन कराई है। तो इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कह सकते हैं। तो बेटा जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं और जिसकी रिडक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। अब हमने फर्स्ट एप्लीकेशन लिखी है कि इस सीरीज की वजह से, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की वजह से हम पता कर सकते हैं कि किसकी ऑक्सीडेशन हुई है और किसकी रिडक्शन हुई है। तो ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए द एलिमेंट्स व्हिच लाइज अबव हाइड्रोजन इन दिस सीरीज कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकते हैं बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव, इसको रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। तो ये जो है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो हम ये कह देंगे कि जो हाइड्रोजन से अबो लाई कर रहे हैं उनकी बेटा क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। और हमें पता है जिनकी ऑक्सीडेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर लाई कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मैं इसी तरीके से बताऊं कि हम पता करना चाहें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, फिर जो हाइड्रोजन से बिलो लाई कर रहे हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं इसका मतलब इनकी क्या होती है, रिडक्शन होती है। और जो रिडक्शन होती है तो उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So according to first application of electrochemical series, by using the electrochemical series, we can find out, we can predict the oxidizing agent and reducing agent. अब अगर मैं इस सीरीज में बात करूं कि इन दोनों को अरेंज करें, या जैसे एक सीरीज में है हमारे पास जिंक है और एक जगह कॉपर अटैच कर दिया और हमें पता करना है कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कौन सा रिड्यूसिंग। तो हाइड्रोजन से जो ऊपर है उसकी ऑक्सीडेशन हुई है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, हाइड्रोजन से जो बिलो है उसकी रिडक्शन हुई है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बाय यूजिंग दिस सीरीज वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। सेकंड एप्लीकेशन हम देखेंगे जो इसकी सेकंड एप्लीकेशन है, सेकंड है एक्टिविटी या हम कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट या रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। इसके द्वारा हम रिएक्टिविटी का पता कर सकते हैं। तो इसको तो बेटा हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते ही हैं। जो ऊपर लाई कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है, जो नीचे लाई कर रहा है वो लेस रिएक्टिव है। तो हम इस सीरीज को देख के, इस सीरीज की हेल्प से हम रिएक्टिविटी का भी पता कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है। थर्ड वन, थर्ड जो इसकी एप्लीकेशन होगी वो होगी कैलकुलेशन EMF of the cell, calculation of EMF of cell। स्टैंडर्ड कंडीशन ले तो हम क्या कहते हैं कि E नॉट सेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने कहा था E नॉट सेल जो आएगा वो आएगा E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस E नॉट ऑफ रिडक्शन, ये था। हम इसको अगर चेंज करें दोनों को ही रिडक्शन में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं E नॉट ऑफ रिडक्शन माइनस इसका ऑक्सीडेशन जो लिखा था उसको भी हम किस में कन्वर्ट कर दें, रिडक्शन में। जो E नॉट ऑफ रिडक्शन मतलब क्या है, रिडक्शन किस पे हो रही है, जो एनोड, E नॉट ऑफ एनोड कह सकते हैं हम। तो यहां मैं लिख दूंगा एनोड। एनोड पे होता तो ऑक्सीडेशन है लेकिन फिर हम उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रिडक्शन में। और हमने आपको सिंपली ये फॉर्मूला बताया था कि इफ यू वांट्स टू कन्वर्ट एन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनटू द रिडक्शन पोटेंशियल वी कैन चेंज द साइन। और यहां पर हमने क्या कर दिया, साइन को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हमें E नॉट ऑफ द सेल या EMF ऑफ द सेल पता करना है तो हम ये फॉर्मूला लिखेंगे E नॉट ऑफ रिडक्शन एट कैथोड माइनस E नॉट ऑफ रिडक्शन एट एनोड। या आप सिंपली एक चीज लिख लेना
ई नॉट ऑन राइट हैंड साइड माइनस ई नॉट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। कैसे? अब वो चीज दिखा रहा हूं मैं आपको कि मान लो हमारे पास है, हमने डैनियल सेल को बेटा रिप्रेजेंट किया था और डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने लिखा था जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर। ये चीज हमें पता करनी है, ये लिख दिया हमने, इलेक्ट्रोड मतलब सेल को रिप्रेजेंट कर दिया था। अब हमें इस सेल का ई नोट पता करना है, ईएमएफ ऑफ द सेल पता करना है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल पता करने के लिए हम ई नोट ऑन राइट हैंड साइड मतलब कॉपर का पता कर देंगे माइनस ई नोट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला इसमें से क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे। अब देखो इसका कैलकुलेट करके मैं आपको बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो ये यूनिट है इसके अंदर इसका बहुत यूज होता है। अब जैसे हमने कह दिया ई नोट ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 0.764, और ई नोट ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर दैट इज 0.34 वोल्ट। ये गिवन है हमें कह रहा है कि वो ईएमएफ ऑफ द सेल या ई नोट ऑफ द सेल पता करिए। अब बेटा बहुत ध्यान देना पड़ेगा इन न्यूमेरिकल्स में आपको कि ई नोट ऑफ सेल क्या होता है, ई नोट एट कैथोड माइनस ई नोट एट एनोड, लेकिन दोनों का हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और यहां पर जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इट मींस इट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हमें रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू कैथोड पे तो क्या है डायरेक्ट रिडक्शन हो रही है तो हमने रिडक्शन लिख दिया 0.34 माइनस ई नोट एट एनोड, लेकिन बेटा ये ऑक्सीडेशन है और हमें इसको कन्वर्ट करना है रिडक्शन में, या तो आपको डायरेक्ट ऐसे दे दे जिंक 2 पॉजिटिव जिंक, इसका मतलब रिडक्शन देगा माइनस 0.76, ये डायरेक्टली आपको दे रहा है तो आप लिख दोगे, और अगर ऑक्सीडेशन दे रखा है तो आप इसको कन्वर्ट करोगे माइनस 0.76 वोल्ट, ये हो जाएगा 0.34 प्लस 0.76 दैट इज 1.10 वोल्ट। इस तरह के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यस स्टूडेंट्स, अब हम ईएमएफ पे न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि आपके पास ये गिवन है, ये रिएक्शन गिवन है, Pp2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो रहा है Pp2 पॉजिटिव में और Ag1 इलेक्ट्रॉन लूज करके कन्वर्ट हो रहा है Ag पॉजिटिव में। तो अब हमें ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो जो फोकस करने वाली बात है वो ये है बेटा कि इसने ई नोट ऑक्सीडेशन दे रखी है दोनों, और हमें ये न्यूमेरिकल में अगर वो फॉर्मूला यूज करना है जो मैंने आपको लिखवाया है, तो उस केस में पहले हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, और ये आप लोग जानते हो कि रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू चेंज द साइन। सो इफ वी वांट्स टू कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल या ई नोट ऑफ द सेल, देन आप क्या करोगे, इनमें से कैथोड माइनस एनोड करोगे। अब आपको ये नहीं पता कि कैथोड कौन सी है और एनोड कौन सी है, तो कैथोड और एनोड का पता करने के लिए आप देखो इस सीरीज में जो ऊपर लाई कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, और ऑक्सीडेशन जिसकी होती है उसको हम कहां रखते हैं एनोड पे, रिडक्शन जिसकी होती है उसको हम कहां रखते हैं कैथोड पे, तो कैथोड माइनस एनोड। हमारे पास सिल्वर है वो हाइड्रोजन से बिलो है तो वो कैथोड है, उसको आगे लिखेंगे, लेकिन बेटा हम उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं, हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे, और रिडक्शन का आपको पता है कि 0.80 वोल्ट हो गया साइन चेंज कर दिए, फिर माइनस ई नोट एट एनोड, एनोड ये ऊपर लाई करेगा Pb, तो हम क्या लिख देंगे, इसका चेंज कर देंगे, जो प्लस है उसको माइनस में 0.13 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा ये 0.80 प्लस 0.13, ये जो आएगा उसको इस तरीके से आप लिख दो। कई बार आपको ये भी मिल सकता है कि दोनों ऊपर वाले मिल जाए, तो उसमें आप कैसे एनोड कैथोड पता करोगे, जो ऊपर लाई कर रहा है वो एनोड और नीचे वाला कैथोड, कहने का मतलब जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो एनोड पे होगा, जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड पे होगा। इसी का हमने एक और एग्जांपल लिया है, इस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है
कि टू हाफ सेल्स आर दीज, एल्यूमिनियम है और मैग्नीशियम है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है और हमें सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इस सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, आप देखिए हम ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ईएमएफ ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, इट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईएमएफ। अब बेटा हमें एक चीज देखनी है कि इसमें कैथोड कौन सा है और एनोड कौन सा है। हमें अगर वो अरेंजमेंट दे देता सेल का तो हमें पता है जिसकी पहले ऑक्सीडेशन होती है फिर जिसकी रिडक्शन होती है, तो हम पता कर लेते कि ये एनोड है और ये कैथोड है। अब हमें वो अरेंजमेंट नहीं दे रखा, हमें केवल वैल्यूज दे रखी हैं, तो वैल्यूज के बेस पे हम क्या करेंगे बेटा हम देखेंगे, अगर हमें ये सीरीज याद है तो सिंपल सा बात है, हमारे पास मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम है, ये मैग्नीशियम है और ये एल्यूमिनियम है, ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन हो रही है, नीचे वाले की रिडक्शन होती है, इस चीज का ध्यान रखना। तो हम इसको एनोड लिख देंगे और इसको कैथोड लिख देंगे। आपको मान लो ये सीरीज याद नहीं है, आपको सीरीज याद नहीं है तो आप वैल्यूज देखोगे, मैंने कहा था जो बड़ा है उसकी रिडक्शन होती है, जो छोटा है उसकी ऑक्सीडेशन। अब आप देखो इनमें से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा है -1.66, ये छोटा है, तो जिसका जो बड़ा है उसकी क्या हुई है रिडक्शन, जो छोटा है उसकी ऑक्सीडेशन। तो आप कैथोड में से एनोड करोगे माइनस, मतलब एल्यूमिनियम में से -1.66 में से माइनस, और ये क्या है -2.36 वोल्ट, तो आप लिख दोगे -1.66 प्लस 2.36, इसको सोल्व कर लेना, जो आएगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल आपका आ जाएगा। अगर इनमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्लियर जरूर करें, मेरे से कॉल करें, मेरे से व्हाट्सएप पे करें, कैसे भी करें, अपनी प्रॉब्लम्स भेजें, मैं दोबारा बता दूंगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे मैंने हर एक का एग्जांपल लेके आपको बताया है, तो उस हिसाब से आ जाना चाहिए। फोर्थ एप्लीकेशन है टू प्रिडिक्ट spontaneity of a reaction। कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, कहने का मतलब कोई रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी या नहीं करेगी। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि कैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज करके और पता कर सकते हैं कि ये रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी या नहीं करेगी। जैसे हमारे पास है जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस C, ये है हमारे पास। तो हम इसमें क्या पता करेंगे हम इसका ई नोट सेल पता कर लेंगे, ईएमएफ पता कर लेंगे। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है तो हम कह देंगे कि यस दिस रिएक्शन विल टेक्स प्लेस, और अगर हम ई नोट सेल निकालें और वो नेगेटिव आ रहा है तो हम कहेंगे ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं करेगी। तो कोई रिएक्शन फिजिबल है, कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो टेक्स प्लेस करती है, या तो एक बार इनिशिएट करते हैं हम तब टेक्स प्लेस करे, या अपने आप चले, जो रिएक्शन हो जाए आसानी से उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं। तो फिजिबल रिएक्शन वो होगी, पॉसिबल वो होगी जिसका ई नोट सेल पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर मैं इसका पता करूं तो हमने अभी कैलकुलेट किया था आया था 1.10 वोल्ट, इट मींस दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बट अगर हम पता करें 2Ag प्लस Cu2 पॉजिटिव, 2Ag पॉजिटिव प्लस Cu, अब इसका हमें ई नोट पता है 0.80 वोल्ट है और कॉपर का हमें पता है 0.34 है। हमसे ये रिएक्शन दे दे और हमसे कह दे कि बताओ ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम ई नोट सेल निकालेंगे, ई नोट सेल कैलकुलेट करेंगे हम कैथोड माइनस एनोड, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड है, इसकी रिडक्शन हो रही है कैथोड है, मींस कॉपर माइनस सिल्वर, ठीक है। तो 0.34 तो कॉपर का है, माइनस 0.80 किसका है सिल्वर का है, ये कैसा आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। अगर ई नोट नेगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन बेटा टेक्स प्लेस नहीं कर रही है, इस चीज का ध्यान रखें। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इज दिस रिएक्शन पॉसिबल,
you will find out the E naught of this cell. If it is positive, you will say that yes, this reaction is possible. If it comes out negative, then you will say this reaction is not possible, not spontaneous, not feasible. अब बेटा इस केस में एक सिंपल सा फंडा है, ये तो आपको कैलकुलेट करना है, एग्जाम में करके दिखाना है। लेकिन आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए या आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए जिसमें आपसे ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सीरीज में देख लेना, जो ऊपर लाई कर रहा है उसकी ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, जो नीचे लाई कर रहा है उसकी रिडक्शन होनी चाहिए। ऐसा हो रहा है तो रिएक्शन पॉसिबल है, वरना रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। सीरीज याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है। लेके बेटा सारा कैश ना मांग अल्टो, मैंने जिंदगी में क्रेटा फरारी कदे कोनी खरीदी। और यहाँ कॉपर सिल्वर है और नीचे क्या है हमारे पास, फ्लोरीन है। तो बेटा इस चीज को देख के अगर हमसे मान लो यही रिएक्शन दे दी और पूछ ले कि ये फिजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि सिल्वर की ऑक्सीडेशन हो रही है, ये सिल्वर है, कॉपर की रिडक्शन हो रही है, ये कॉपर है। हमें पता है कि ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन और नीचे वाले की रिडक्शन होनी है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ऊपर वाले की क्या हो रही है, इसमें ऊपर वाले की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, नीचे वाले की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, उल्टा हो रहा है। तो ई नॉट नेगेटिव आएगा और ये रिएक्शन टेक्स प्लेस नहीं कर सकती। तो आप सीधा ये देख के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका आंसर दे सकते हो। कल मैं इन पे कोई कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा आपसे, जैसे एलन के उससे या सर्वोत्तम के उससे आपको ये सॉल्यूशन दूंगा। मैं इनके ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कंपटीशन में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है, खासकर नीट के लिए। तो वो चीजें मैं कल इस पे कई क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको वो वीडियो ध्यान से देखना है। एक लास्ट एप्लीकेशन बच रही है वो मैं भी करा रहा हूं कि हमारे पास मान लो फिफ्थ एप्लीकेशन हमारे पास है लिबरेशन ऑफ H2 गैस। हम पता कर सकते हैं कि किस केस में H2 गैस रिलीज होगी और किस केस में नहीं होगी। अब जैसे मैं आपको कह दूं कि हमारे पास जिंक है और वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और हमारे पास कॉपर है वो H2SO4 के एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो बेटा हमें ये चीज देखनी है कि जो हाइड्रोजन से अबो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। इसका मतलब जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। तो यहाँ से जो जिंक है वो H2 को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पर बनेगा ZnSO4 प्लस H2। तो हमसे पूछा जाएगा इस केस में H2 रिलीज होगी कि नहीं होगी। तो ये पता करने के लिए हमें सीरीज देखेंगे जो ऊपर लाई कर रहा है। अब जैसे यहाँ की बात करूं, कॉपर हाइड्रोजन से बिलो लाई कर रहा है, तो कॉपर इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है कि ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके। तो इस केस में H2 गैस रिलीज नहीं होगी। तो इस सीरीज का हम यूज करके पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या नहीं होगी। These are the 5 applications of electrochemical series। बेटा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अभी जैसे हमने कहा था, अभी 1 मिनट पहले हमने जिक्र किया था, जो फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ी थी हमने कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। अब हमने कहा था कि अगर ई नोट हमारे पास पॉजिटिव है, अगर हमारे पास ई नोट सेल कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। अगर ये आ गया पॉजिटिव तो हम कहेंगे रिएक्शन पॉसिबल है। अगर ई नॉट सेल हमारे पास नेगेटिव आता है तो हम कहेंगे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि हम इस सॉल्यूशन को उस वेसल में रख सकते हैं कि नहीं रख सकते। हम उस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालेंगे। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव आता है तो कहते हैं कि रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए हम उसको स्टोर नहीं कर सकते। अब जैसे आपसे कहते हैं कि कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक वेसल, आपसे ये पूछा जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम उसको रिएक्शन करा के देखेंगे। हम ई नॉट सेल पता कर लेंगे। अगर ई नॉट पॉजिटिव आता है तो हम कहते हैं यस रिएक्शन हो रही है, तो हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जिंक का वेसल है और उसमें कॉपर आयन हमने डाला, जिंक, और उसमें हमने क्या डाला, कॉपर सल्फेट, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर में। ठीक है, या हम कह सकते हैं ये कन्वर्ट हो गया जिंक प्लस हमारे पास था Cu2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस
Cu। हम देखेंगे क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। पहली बात तो क्या जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये पता करने के लिए हम देखेंगे जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, तो जो ऊपर लाई कर रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। डिस्प्लेस कर देगा तो रिएक्शन टेक्स प्लेस कर जाएगी, और रिएक्शन टेक्स प्लेस अगर कर गई तो हम उसको उसमें स्टोर नहीं कर सकते। इस तरह के क्वेश्चंस भी कल मैं आपको कराऊंगा। तो कल का जो हमारा दिन होगा वो क्या होगा, कंपटीशन पे फोकस करने वाला दिन होगा। उस लेक्चर को आप मिस ना करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।